हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन का चैप्टर 6। तो जितने भी लोग यार मुझे पता है वेट में थे तो उन सब का इंतज़ार खत्म होने वाला है क्योंकि एपिसोड 6 आपके पास आ चुका है। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। दरअसल गाड़ी में बैठे ये लोग कोई और नहीं बल्कि मोनिका और आरती शेखावत के पुराने बटलर रघुवीर थे। रघुवीर ने गाड़ी का हैंडल संभालते हुए कहा, छोटी मालकिन बस 5 मिनट और हम वहां पहुंच जाएंगे। इतना कहकर उसने गाड़ी फिर से चला दी और ठीक 5 मिनट बाद वे मरियाना ट्रांस के बाहर पहुंच गए, जहां पर इस समय एक से बढ़कर एक वीआईपी गाड़ियों का जमावड़ा लगा हुआ था। इस नजारे को देखकर मोनिका ने धीरे से कहा, यहाँ हो क्या रहा है? हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। वो अपनी कार का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि रघुवीर ने जल्दी से रोकते हुए कहा, रुकिए छोटे मालकिन, अभी वहां जाना ठीक नहीं होगा, हमें वापस लौट जाना चाहिए। रघुवीर की आवाज में एक अजीब सी भर्राहट और गहरी गंभीरता थी। इसे सुनकर मोनिका ने वक्त की नजाकत समझी। उसने गहरी सांस ली और अपनी चिंता जताते हुए बोली, लेकिन बटलर अंकल, सैम यहाँ आ चुकी है और देखिए वो पार्किंग में जो घोड़े के निशान वाली गाड़ी खड़ी है ना, वो सैम की ही है। उसने इशारा किया उस कार की तरफ जो उनकी गाड़ी से लगभग 5 कार दूर खड़ी थी। मोनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाई, और मुझे डर है कहीं सैम को यहाँ कुछ हो ना जाए। आपको पता है ना, वो 7 साल बाद इंडिया लौटी है। उसे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ असल में चल क्या रहा है। रघुवीर कुछ पल तक चुप रहा। उसने बस सैम की गाड़ी की ओर देखा, एक लंबी सांस ली और फिर मोनिका की तरफ देखते हुए बोला, छोटी मालकिन, अगर सैम मैडम यहाँ आई है तो उनके पास जरूर वीआईपी पास होगा, तभी तो आई होंगी। मोनिका ने भव्य से कोर ली, वीआईपी पास ये वाला क्या है? और मरियाना में घुसने के लिए इसकी कब से जरूरत पड़ गई? रघुवीर को तुरंत समझ आ गया कि मोनिका को मरियाना ट्रांस के ब्लैक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने उसकी तरफ एक नजर डाली और धीमी मगर गंभीर आवाज में बोली, छोटी मालकिन, मरियाना ट्रांस असल में ब्लैक मार्केट का खजाना है। यहाँ रात को ऐसे ऐसे काम होते हैं जिन्हें खुले आम आसमान के नीचे नहीं किया जा सकता, और रात में इस जगह में कदम रखने के लिए वीआईपी पास चाहिए होता है। ये पास कहाँ बनता है इसका पता किसी को नहीं, सिर्फ चंद लोगों को ही मालूम है कि इसे कैसे हासिल किया जाए। उसने हल्का रुककर जोड़ा, और जैसा आपने कहा, अगर सैम मैडम यहाँ आई है तो हो सकता है उनके पास भी वही पास हो। ये कहकर रघुवीर चुप हो गया। कुछ पल की खामोशी के बाद वो फिर बोला, हमें सैम मैडम के बाहर आने का इंतजार कर लेना चाहिए। मोनिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सिर हिला दिया, मगर उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। एक तरफ जहां मोनिका और रघुवीर सैम का पीछा करते करते मरियाना ट्रांस तक पहुंच चुके थे, वही दूसरी ओर सैम मरियाना ट्रांस के फाइटिंग एरिया के अंदर चुपचाप भीड़ के बीच बैठी आंखों से रिंग में हो रही भिड़ंत को देख रही थी। रिंग में 2 खिलाड़ी एक दूसरे पर टूटे पड़े थे। भीड़ पागलों की तरह चिल्ला रही थी, जैसे ये खूनी तमाशा ही उनकी रात की असली मनोरंजन हो। चीख पुकार, टेबलों पर ठोके जाते गिलास और हर मुक्के के साथ गूंजती हुंकार माहौल को और भी वहशी बना रही थी। अचानक सामने वाला फाइटर जोरदार वार खाकर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। भीड़ का शोर एक पल को और भी तेज हो गया, मगर सैम से ठीक 3 टेबल दूर जहाँ देवराज शेखावत बैठे थे, वहाँ हालत अलग थी। देवराज ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और चिल्ला उठे, खत्म खत्म, सब खत्म हो गया। ये मैच तो ड्रॉप हो गया। अब क्या होगा? 10 दिन बाद सेमीफाइनल है। वो गुस्से में अपने सिर के बाल नोचते हुए बड़बड़ाने लगे। पास ही बैठे कबीर ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। शांत रहिए शेखावत जी, हिम्मत मत हारिए। हमने ही उन पटेल्स को कम आंका था। इस बार उन्होंने वाकई ताकतवर फाइटर्स उतारे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सेमीफाइनल तक पहुंचने से पहले ही हम हार जाएंगे और हमारे सारे पैसे डूब जाएंगे। देवराज ने बेचैनी से कहा, लेकिन हम करें क्या?
इस बार इस पर इस बार उनके साथ उनके पास बैठे कबीर चुप ही रहे। उनकी आंखों में कोई और ही सोच चल रही थी। और तभी अचानक माइक से एक ऐलान गूंजा। आज की फाइट को ड्रॉप किया जाता है, जो थी ब्लैक लेवल वर्सेस व्हाइट किंगडम। अब अगला मैच आज से 7 दिन बाद होगा और फिर चुना जाएगा कि कौन सा फाइटर ग्रुप द ग्रेट सेमिनर की फाइट्स के लिए एलिजिबल होगा। घोषणा खत्म होते ही हॉल में हलचल बढ़ गई। लेकिन दूर खड़ी सैम, जो चुपचाप सब देख सुन रही थी, हल्की सी मुस्कान के साथ खुद से बुदबुदाई, अब मेरी बारी। वो नजरों को सीधा रखते हुए धीरे धीरे देवराज शेखावत के टेबल की ओर बढ़ी। चलते चलते उसने खुद से बोलना शुरू किया, यही तो होना चाहिए, यही कहीं तो गिरना चाहिए। वो नीचे देखने का नाटक करते हुए और तेजी से आगे बढ़ी और जानबूझकर देवराज से टकरा गई, जो इस समय कुर्सी से उठ चुके थे। देवराज, जिनका मूड पहले से ही बिगड़ा हुआ था, इस अचानक हुए टकराव से और चिढ़ गए। उन्होंने झट से कहा, देख के नहीं चल सकती क्या? ना जाने कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं। इतना कहकर वो अपने सूट को झाड़ने लगे। सैम ने सीधा खड़े होते हुए ठंडी और बेरुखी भरी आवाज में कहा, सॉरी मैन। वो मुड़ने ही वाली थी कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, मिस सैम। ये सुनते ही सैम की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, मछली जाल में फंस चुकी है। वही आहट सुनकर सैम ने पलटकर देखा और जैसे ही उसने मुड़कर निगाहें उठाई, सामने कोई और नहीं बल्कि कबीर नायर खड़ा था। कबीर नायर, वो नाम जो इस पूरे फाइट मार्केट में ब्लैक फॉक्स के नाम से जाना जाता है। सैम की आंखों में हल्की हैरानी थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि आप यहाँ इंडिया में होंगे, वो भी मुंबई की इस भीड़ में। कबीर की आवाज में एक कड़वा तंज और अजीब सी हैरानी मिली हुई थी। कबीर सैम को अच्छे से जानता था। आखिरकार इंग्लैंड में बिताए उसके 7 साल ब्लैक मार्केट फाइटिंग क्लब में बनाई गई उसकी अलग पहचान किसी से छिपी नहीं थी। वहाँ उसका नाम ऐसा था कि हराना तो दूर, कोई उसके सामने खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं करता था। इतना बड़ा नाम, और अब वही सैम उसके सामने मौजूद थी। सैम ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, ब्लैक फॉक्स, सच कहूँ मैंने भी नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात यूं अचानक होगी। कबीर ने उसकी बात का जवाब ठंडी नजरों से दिया। तो अब क्या आप मुझे बताएंगे कि इंग्लैंड की वन एंड ओनली लेजेंड इस छोटे से मार्केट में क्या कर रही है? सवाल में ताना भी था और जिज्ञासा भी, लेकिन सैम चुप रही। उसने बस पास रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया, मानो कह रही हो, बैठिए और बातें करते हैं। और ठीक उसी पल हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई, जैसे ये मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी तूफान की आहट हो। वही सब कुछ चुपचाप देख रहे देवराज शेखावत की आंखें अब और भी गहरी होती जा रही थी। उसे ना तो सैम की असली सच्चाई पता थी और ना ही ये अंदाजा कि कबीर नायर के दिमाग में इस वक्त क्या तूफान चल रहा है। लेकिन एक बात वो अच्छी तरह जानता था, जितनी जीत इस मैच को जीतने की उसके भीतर है, उतनी ही जीत कबीर के अंदर भी है। और कबीर वो इंसान है जो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। देवराज के माथे पर शिकन लिए इन्हीं ख्यालों में उलझा था कि तभी उसके कानों में कबीर की आवाज गूंजी, मिस्टर शेखावत, चलिए बैठते हैं। देवराज ने झट से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ चलो। तीनों जैसे ही आमने सामने बैठे, कबीर ने बिना वक्त गवाए सीधे सवाल दाग दिया, तो बताइए आप यहाँ कैसे और किसके लिए? सवाल सीधा था लेकिन जवाब उससे भी धारदार। सैम की नजरों में हल्के से चमक आई और होठों पर कुटिल मुस्कान तैर गई। मिस्टर ब्लैक फॉक्स, मुझे नहीं लगता कि मेरी बातें आपको बताने की कोई जरूरत है। उसके लफ्जों ने हवा में खामोशी की धार भर दी। कबीर के चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। उसकी आंखों में अपमान और गुस्से की लकीरें साफ झलकने लगी। लेकिन सैम रुकी नहीं। उसने ठंडी नपी तुली आवाज में आगे कहा, तो अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो मैं अब चलूंगी। एक्सक्यूज मी। इतना कहकर सैम कुर्सी से उठने ही वाली थी कि अचानक से कबीर की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया, रुकिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सैम ने जैसे ही सुना, उसकी आंखों में पल भर को एक अजीब सी चमक तैर गई। लेकिन अगले ही पल उसने अपने चेहरे से वो इशारा ऐसे मिटा दिया जैसे कुछ
हुआ ही ना हो। मन ही मन हल्की सी मुस्कान दबाते हुए उसने सोचा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। फिर गहरी स्थिर आवाज में बोली, तो कहिए। कबीर सीधा होकर अपनी कुर्सी पर बैठा और थोड़ा झुकते हुए बोला, मुझे आपकी मदद चाहिए। सैम ने ठुड्डी पर हाथ टिकाया जैसे सब कुछ पहले से जानती हो, और आराम से बोली, जरा डिटेल्स में बोलेंगे। बस इतना सुनते ही कबीर ने एक लंबी सांस ली और मानो अब सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कैसे उसने वर्ल्ड क्लास टॉप फाइटर ग्रुप से फाइटर लाने की कोशिश की थी। वो ग्रुप कोई और नहीं बल्कि सैम का ही था, जहां वो पिछले 7 साल से सबसे अहम फाइटर रही थी, लेकिन वहां से उसे साफ मना कर दिया गया। इसके बाद उसने एक सब्स्टिट्यूट फाइटर का इंतजाम किया, लेकिन अब हालात ऐसी थी कि हार उसके सिर पर खड़ी थी। मैच फिलहाल ड्रॉ पर अटक चुका था, मगर फाइटर का प्रदर्शन देखकर साफ था कबीर और देवराज की हार तय है। इतना सब सुनकर सैम की आंखों में रहस्यमय मुस्कान लौट आई। तो आप चाहते क्या है? सैम ने धीमी गहरी आवाज में कहा, और सामने बैठे देवराज वह कबीर की आंखों को गौर से टटोलने लगी। उसके सवाल ने हवा में खामोशी भर दी। दोनों की हालत ऐसी थी मानो हलक सूख गया हो। कबीर झटके से थोड़ा और झुकाया, उसकी आवाज अब लगभग फुसफुसाहट थी। मुझे आपकी मदद चाहिए, बदले में आप जो चाहेंगे मिलेगा, कुछ भी। सैम के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया। वो धीरे से नजरें फेर कर सीधे देवराज को देखने लगी, मानो उससे कंफर्म करना चाहती हो कि कबीर की बात सच है या महज धोखा। देवराज ने कुर्सी पर अपनी पीठ सीधी की और गंभीर लहजे में बोला, मिस्टर कबीर नायर, जो कह रहे हैं वैसा ही होगा। अगर हम फाइनल जीत गए तो आप जो चाहेंगे वही पाएंगे। सैम ने हल्की सी टेढ़ी मुस्कान दी। उसकी आंखों में शरारत और चालाकी दोनों चमक रहे थे। उसने अपनी उंगलियों से टेबल पर एक तेज ठक की आवाज पैदा की और बोली, कल रात हाउस ऑफ मिरांडा बार में मिलिएगा। इतना कहकर वो बड़े ही स्वैग के साथ अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। अपने जैकेट को सलीके से ठीक करते हुए ऐसे बाहर निकल गई मानो पूरी डील उसी के इशारे पर चल रही हो। पीछे बैठे कबीर और देवराज बस उसे चाहते हुए देखते रह गए। उसकी निगाहों में साफ था, सैम के अंदाज ने उन दोनों को पल भर के लिए मुग्ध भी कर दिया था और बेचैन भी, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला था। एक तरफ सैम ने जो करना था वो कर दिखाया, लेकिन दूसरी ओर मरियाना ट्रेंच के बाहर अंधेरे में अपनी गाड़ी के पास मोनिका अब भी बेसब्री से सैम का इंतजार कर रही थी। गाड़ी की खिड़की से टिकी वो बार बार हाथ झटक कर मच्छर मारती और फिर नजरें वापस एंट्रेंस गेट पर गिरा देती। उसकी बेचैनी साफ थी। धीरे से बुदबुदाई, पता नहीं ये सैम और कितनी देर लगाएगी। उसके लहजे में झुंझुलाहट भी थी और चिंता भी, लेकिन जैसे ही उसके शब्द हवा में घुले, अगले ही पल किसी ने पीछे से झपट्टा मारकर उसके मुंह को दबोच लिया। उसकी आंखें फैल गई, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। गाड़ी के शीशे पर उसकी हथेली जोर से लगी, मगर चीख निकलने से पहले ही सब कुछ खामोश हो गया और अंधेरे में सिर्फ उसकी हल्की सी छटपटाहट गूंज उठी। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो पर एक लाइक कर देना, और साथ ही साथ जो भी नए लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें सपोर्ट करो। दोस्तों, मुझे कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि ये जो सस्पेंस वाला पर्सन जिसने मोनिका का मुंह पकड़ा है वो पर्सन कौन हो सकता है। देखते हैं किसका गैस सही है। अगर आप लोगों का गैस अगर मेरे प्लॉट लाइन से मैच खाता है तो नेक्स्ट वीडियो यानी कि एपिसोड 7 में उस बंदे का शार्ट आउट होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग हाई पॉइंट्स मत देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके हाई पॉइंट्स हमें यूट्यूब पे शो होने में मदद करती है। और साथ ही साथ लाइक भी कर देना, क्योंकि यूट्यूब को हैप्पी भी रखना है। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।